हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों की जो बिहार में जो काउंसलर की वैकेंसी आई है उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे जो कंपटीशन टाइम्स के। उसमें हम प्रैक्टिस सेट 7 चल रहा था आप लोगों का, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया था। आज इसके और क्वेश्चन रहेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने साथ शेयर भी कर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If the rate of gross profit on sales is 30% and the cost of goods sold is rupees 70,000, what is the amount of sales? यदि विक्रय पर सकल लाभ की दर 30% है और बेची गई वस्तुओं की लागत 70,000 है तो बिक्री की राशि क्या होगी? 1,21,000, 49,000, 2,33,333। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेट ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट ऑन सेल। यहाँ पर आपसे ये बताया है कि विक्रय पर, और एक होता है आपका सेल्स पर होता है, कभी कभी आपका कॉस्ट पर दे रखा होता है। यहाँ पर सेल पर दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना 30% का, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बताई है कितनी बताई है 70,000 की, 70,000 की। और आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल, सेल कितनी है ये पूछा है। यानी कि हमें सेल निकालनी है, फाइंड आउट करनी है कि सेल की वैल्यू कितनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है उसे नोट कर लीजिए। क्या गिवन है हमारा, हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है 30% का। किसका दे रखा है, सेल्स का दे रखा है, ऑन सेल्स। इसके बाद जो सेकंड चीज हमको गिवन है वो है हमें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। इसको शॉर्ट में COGS बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी दे रखी है 70,000 की। हमें फाइंड आउट करना है कि सेल्स कितनी है। तो आपको पता होगा कि जो सेल होती है कैसे हम निकालते हैं। हम कहें सेल की वैल्यू कितनी है, तो सेल अगर हमारी 100 मान लेते हैं, हमने माना कि सेल जो है वो हमारी कितनी है 100 है। तो अब जो हमारा प्रॉफिट उसका 30% का दे रखा है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये कितनी हो जाएगी हमारी 70% है। क्योंकि अगर हम 100 में से 30 को लेस करेंगे, प्रॉफिट को लेस करेंगे, तो हमारा 70% आ जाएगा। ये 70% क्या हो जाएगा, ये है हमारा ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है। अब इसमें हमें निकालनी है अगर सेल की वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे। जो 70,000 70,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, ये हमारा 70% है, तो इसको डिवाइड में कर दीजिए। तो इसको आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका 1% निकल आएगा। इंटू 100 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100% निकल आएगा। तो सीधी सी बात, इससे अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 पहले कर दीजिए, ले जाएंगे 1,000 यहाँ पर आएगा। 1,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1 लाख आ जाएगा। यानी कि सेल कितने की हमारी आ जाएगी 1 लाख की आ जाएगी। यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सेल की वैल्यू कितनी है, तो सेल्स हो जाएगी हमारी 1 लाख। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनको कि आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि पेन को से सॉल्व करें, आप उसको ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी हमारी निकल के आ गई है 1 लाख। यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी बहुत जाते हैं, तो इसको इस कॉन्सेप्ट को याद रखा करिए कि सेल्स जो है अगर 100 मान लेंगे तो उसमें से हम लेस करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर निकल आए। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होती है कि सेल्स पर दे रखा है कि कॉस्ट पर दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच ऑफ द बजट्स विल नॉर्मली बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट इन द बजट प्रिपरेशन साइकिल। एक निर्माणी कंपनी में बजट तैयारी चक्र में सामान्यतः किस प्रकार का बजट सबसे पहले तैयार किया जाएगा। तो बजट क्या होता है, इसका पूरी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए क्लास की अपलोड कर दी थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा क्लासेस की वीडियो में, लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इस वीडियो के, देख लीजिएगा। उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या है, कितने टाइप के बजट्स होते हैं, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है वहां पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो अपना बजट तैयार कर रही होती है, तो सबसे पहले वो कौन सा बजट प्रिपेयर करती है, कौन सा बजट तैयार करती है। द स्टॉक बजट, द प्रोडक्शन बजट, द कैश फ्लो फॉर कॉस्ट, या फिर द सेल बजट। कौन सा बजट सबसे पहले वो प्रिपेयर करेगी। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है किसी भी कंपनी के लिए स्टार्ट करना, तो वो सेल्स का, विक्रय का, ये अनुमान लगाना कि कितना सेल होगी, कितनी हम सेल करेंगे। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जितनी हमें सेल करनी होगी उसी के अकॉर्डिंग ही हम स्टॉक कितना होना चाहिए वो भी डिसाइड करेंगे। प्रोडक्शन हमें कैसा किस तरह का करना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। कितना उसके लिए हमें कैश फ्लो इनफ्लो की आवश्यकता है, जरूरत है, वो सारी चीजें भी हम डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सेल्स होती है, जो सेल बजट होता है, वो सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज लाइकली टू यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रक्रिया लागत का उपयोग कर सकता है।
सीमेंट मैन्युफैक्चरर सीमेंट निर्माता, मूवी प्रोडक्शन हाउस फिल्म निर्माता, मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रबंधन सलाहकार, इंटीरियर डेकोरेटर आंतरिक सज्जाकार। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग भी होती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको बनाने के लिए कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि चीनी की अगर बात करें, शुगर जो होती है तो कई प्रोसेस होती है उसमें, तब जाकर के शुगर कंप्लीट होती बनती है। या फिर अगर हम कहें रिफाइन इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पर भी प्रोसेस कॉस्टिंग का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी, जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा है, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव डेबिट बैलेंस, इनमें से किसका डेबिट शेष हो सकता है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आवेदित अंश पूंजी का, वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का, पेड अप कैपिटल पेदत्त पूंजी का, अथोराइज कैपिटल आधिकारिक पूंजी का। तो ये सब भी आपके कैपिटल के टाइप्स दे रखे हैं। किसका डेबिट शेष होगा, डेबिट बैलेंस होगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस जो होता है वो वर्किंग कैपिटल का हो सकता है, कार्यशील पूंजी जो है उसका हो सकता है। वर्किंग कैपिटल होती क्या है, जो आपकी करंट एसेट होती हैं और जो करंट लायबिलिटीज होती हैं उनके बीच का डिफरेंस ही होती है, तो वर्किंग कैपिटल होगी। और वर्किंग कैपिटल के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है किसी भी बिजनेस के लिए कि वहां पर उसकी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसके पास एसेट्स, करंट एसेट्स ज्यादा होनी चाहिए उसकी लायबिलिटीज से, तभी वो उसका बिजनेस साइकिल जो है वो सही ढंग से चल पाएगा। और उसमें जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है, जो भी वो बिजनेस कर रही है अपना सेल या परचेज का या मैन्युफैक्चरिंग का, वो बिना रुके सही से चल पाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या इस तरह से कह सकते हैं कि पर्याप्त सफिशिएंट इनफ लिक्विडिटी, तरलता रहने के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वर्किंग कैपिटल उसके पास ज्यादा हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय डच। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 63 के अनुसार बोनस अंशों का निर्गमन किसके द्वारा नहीं किया जाएगा। द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रतिभूति प्रीमियम खाता, द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, पूंजी मोचन कोष खाता, कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित पूंजीकरण कोष, या फिर इट्स फ्री रिजर्व, इसे मुक्त कोष। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेक्शन 63 है उसके अनुसार बोनस अंश जो होते हैं उनको किसके लिए या किसके बदले में या किससे इशू नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर किससे उनको इशू नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि बोनस अंश जो होते हैं, जो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बोनस अंश क्या है। तो बोनस अंश को लाभों का विनियोजन ही बोला जाता है, जो भी प्रॉफिट होता है उसका इन्वेस्टमेंट ही कहा जाता है। जो बोनस शेयर्स होते हैं क्योंकि उसमें से ही जारी किए जाते हैं, तो किस तरह का होता है वो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जो परिसंपत्तियों के पुनः मूल्यांकन द्वारा सृजित पूंजीकरण कोष होता है, यानी कि जो एसेट्स हैं उनका रिवैल्यूएशन किया गया है, उससे जो हमारा रिजर्व आया है उससे नहीं किया जा सकता। रिवैल्यूएशन मोस्टली जो आपका रहता है कि जो कोई नया पार्टनर की एंट्री हो रही होती है, पार्टनरशिप अकाउंट जो बनाए जाते हैं, तो कोई नया पार्टनर एंटर कर रहा होता है साझेदारी में, पार्टनरशिप में, तब रिवैल्यूएशन किया जाता है, तो अकाउंट बनाया जाता है। तो वहां पर उसमें जो भी आपके पास आया है कैपिटल रिजर्व, उससे नहीं बोनस अंश जारी किए जाते हैं। वो जो भी कैपिटल आया होता है वो किसमें ट्रांसफर किया जाता है, जो उसका पार्टनर्स होते हैं उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी इन तीनों से ही जो बोनस अंश है उनको जारी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when shares are forfeited share capital account is debited by। जब अंशों को जब्त किया जाता है या फिर हरण किया जाता है तो शेयर पूंजी खाते को आहरित किया जाता है। इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्धारित मूल्य से, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, अंशों के याचित मूल्य से, पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, अंशों के चुकता मूल्य से, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, अंशों के बाजार मूल्य से। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, जो शेयर्स होते हैं जब उनका फॉरफिचर किया जाता है तो वहां पर जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है उसमें कौन सा अमाउंट से हम या कितना अमाउंट हम डेबिट करते हैं, किस टाइप का अमाउंट हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉरफीचर वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। शेयर्स में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली आपके फॉरफीचर से ही पूछे जाते हैं। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होता है, कब होता है, फॉरफीचर अकाउंट को हम कहाँ पर दिखाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेयर पूंजी खाते को आहरित किया जाता है किस अमाउंट से, तो वो हो जाता है कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, अंशों के याचित मूल्य से, जितनी याचना की गई थी, जितनी राशि की याचना की गई थी उससे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है, फॉरफीचर अमाउंट जो अमाउंट होता है उसमें कौन सा अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, कौन सा अमाउंट दिखाया जाता है। तो जितना अमाउंट रिसीव हो गया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ध्यान में रखिएगा, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं।
जो अमाउंट रिसीव हो गया होता है, जो मिल चुका होता है, जैसे कि 10 रुपए का अंश है, उस पर 4 रुपए मिल चुके हैं या 6 रुपए सपोज कर लीजिए मिल चुके हैं, 4 रुपए की याचना की गई है जो कि नहीं दी गया, नहीं चुकाया गया, नहीं पे किया गया, इसीलिए अंशों का फॉरफीचर कर लिया गया है। तो जो हम अपना एंट्री करेंगे तो वहाँ पर 6 रुपीज जो है वो आप किस में जाएंगे, वो फॉरफीचर अकाउंट में जाएंगे। चीज को क्लियर कर लीजिएगा। या फिर इस पर एक शेयर्स पर एक अलग से मैं सोच रही हूँ वीडियो आप लोग के लिए ले आऊँ, जिससे कि शेयर्स का सारा पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाए। तो अगर इस पर आपको अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए सिर्फ शेयर्स से रिलेटेड ही, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। या अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है, क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, तो इस पर वीडियो एक सेपरेट आप लोग के लिए आ जाएगी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्स ऑफ कैपिटल इज यूज टू गेट फाइनेंशियल लीवरेज? वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? डेब्ट कैपिटल ऋण पूंजी, इक्विटी कैपिटल शेयर पूंजी, लॉन्ग टर्म लोन दीर्घकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन अल्पकालीन ऋण। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज के लिए किस सोर्स का यूज किया जाएगा इसमें से? तो कौन सा सोर्स आपका यूज होगा इसमें? जो डेब्ट कैपिटल होती है, ऋण पूंजी होती है, उसका यूज किया जाता है। जो उधार ली जाती है यानी कि ऋण पूंजी, यहाँ पर सिर्फ ऋण पत्र की बात नहीं की जा रही, डिबेंचर की बात नहीं की जा रही, ऋण पूंजी की बात की जा रही, तो उसमें आपके लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ जाते हैं, सारी चीजें ही आ जाएंगी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्योंकि आप जो डिबेंचर्स होते हैं, जो लोन्स होते हैं, उस पर इंटरेस्ट देते हैं, और जो शेयर्स हम जारी करते हैं उस पर हमें डिविडेंड देना होता है। तो वो पहले से डिसाइड नहीं होता है, लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं, जो लोन होता है, उस पर कितना इंटरेस्ट देना है आपको ऑलरेडी पता रहता है। तो वहाँ पर अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने क्लासेस फ्रीडम समझाया था, आप लोग को पढ़ाया भी था, या लीवरेज चैप्टर भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, अगर आपने उसे अच्छे से समझा होगा तो वहाँ का जो कभी कभी हमारे लिए बिजनेस में इम्पोर्टेंट अच्छा हो जाता है कि जो लोन्स हैं या फिर हम डिबेंचर्स को ज्यादा जारी करें, शेयर्स को कम। यहाँ पर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोस्पेक्टस इज टू बी इशूड विद इन डैश डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के डैश दिनों में प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, 30, 60, 90, 180। क्वेश्चन कह रहा है कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि कोई कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है, तो उसके बाद जो शेयर्स होते हैं उनको इशू करने के लिए पहले उसे प्रोस्पेक्टस जारी करना होता है। तो उस प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रेशन के कितने दिन के अंदर जारी कर दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। उसे 90 डेज के अंदर जारी किया जाता है, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस होता है, जैसे कि आपके कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होगा, आपको जब आपने एडमिशन लिया होगा उस टाइम पर आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, साथ में जो आपको एडमिशन लेना है उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि कितनी कितनी फीस रहेगी, कब कब देनी है, क्या आपका जो है पाठ्यक्रम रहेगा, जो मेन आपकी सारी चीजें हैं उसमें दे रखी होती हैं। इसके अलावा कॉलेज के बारे में भी, कब वो बना, कब आगे उसमें क्या क्या चीजें हुई, ये सारी डिटेल दे रखी होती है। सेम वैसे ही प्रोस्पेक्टस से कंपनी का भी होता है। तो जब वो शेयर अपने जारी करना चाहती है, इशू करना चाह रही है, तो उस टाइम वो अपना प्रोस्पेक्टस निकालती है, जिसमें वो शेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देती है, अपने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देती है, सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंक्लूड्स 4 डिस्टिंक्ट इंटर रिलेटेड स्टेप्स यूज्ड टू evaluate long term proposal generation, evaluation, selection and follow up। डैश में 4 अलग अलग परस्पर संबंधित चरण शामिल हैं, जिनका उपयोग दीर्घकालिक प्रस्ताव निर्माण, मूल्यांकन, चयन और अनुवर्ती कार्यवाही का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस, पूंजी बजट प्रक्रिया में, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, पूंजी संरचना निर्णय में, कैपिटल राशनिंग डिसीजन, पूंजी समंजन निर्णय में, या फिर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, पूंजी पुनर्गठन प्रक्रिया में। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो 4 स्टेप्स उन्होंने बताए हैं, खुद ही वो 4 स्टेप्स उन्होंने बता रखे हैं कि जो प्रपोजल यानी कि लॉन्ग टर्म प्रपोजल है, जनरेशन है, वैल्यूएशन है और सिलेक्शन है, ये जो एंड फॉलोअप, ये 4 स्टेप्स जो उन्होंने बताए हुए हैं, इन 4 स्टेप्स को किस में किया जाता है? इसमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सी प्रक्रिया या कौन सी निर्णय हम ले रहे होते हैं जब हमें ये 4 स्टेप्स लेने होते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ये हो जाती है कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस। कैपिटल बस्टिंग क्या हो जाती है कि जो हम कितनी पूंजी की आवश्यकता है हमको, उसको पहले से डिसाइड करना, कहाँ से हम उस पूंजी को इकट्ठा करेंगे, कहाँ हमें उसे इन्वेस्ट करना है, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो बजट तैयार किया जाता है वो कैपिटल बस्टिंग कहलाती है। और वो पूंजीगत होता है, कैपिटल नेचर का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। जो लॉन्ग टर्म के लिए मोस्टली होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के एसेट्स को हम बना रहे होते हैं,
तो उसके लिए हमें कहाँ कहाँ से निवेश की आवश्यकता होगी, उससे रिलेटेड जो आपका बजट तैयार किया जाएगा वो कैपिटल बजटिंग होती है। उसी में ये 4 आपके क्या होते हैं, प्रस्ताव, निर्माण, मूल्यांकन, चयन और अनुवर्ती कार्रवाई, ये 4 आपकी स्टेजेस होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स, कार्यशील पूंजी इंगित करता है कैश रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय में दिन प्रतिदिन के प्रयोग में प्रबंधन हेतु आवश्यक नकदी। फंड रिक्वायर्स टू बाई इन्वेंट्री, माल सूची खरीदने के लिए आवश्यक निधि। फंड्स रिक्वायर्ड टू पे फॉर लोन, ऋण भुगतान करने के लिए आवश्यक निधि। कैश रिक्वायर्ड टू बाई एसेट्स, परिसंपत्ति खरीदने के लिए आवश्यक नकदी। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है, इससे प्रीवियस वीडियोस में कई बार मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि वर्किंग कैपिटल जो होती है, हम अपने जो बिजनेस को रन कर रहे होते हैं उसको रन करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता हमें होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है, और ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होती है। लेकिन एग्जैक्टली किसके लिए, तो कैश रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए जितनी नकदी की, जितनी कैश की जरूरत होती है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है हमारा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नेट प्रॉफिट्स आर ₹40,000 एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000, द फंड फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। यदि शुद्ध लाभ 40,000 है, गैर नकदी व्यय जो है वो 5,000 के हैं, तो संचालन से कोष होंगे। यहाँ अब आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो आपको याद होगा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता था, तो उसके लिए हमको फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होता था, तो एडजस्टेड P&L बनाया जाता था। तो वहां पर उसको निकालने के लिए जो प्रॉफिट होता था तो उसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जैसे ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं तो आपको बस इतना देखना है कि इसे हमें ऐड करना है या फिर लेस करना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो 40,000 का हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है, उसमें से हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को 5,000 जो दे रखे हैं उसको लेस कर देंगे सीधे सीधे। इस 40,000 में से आपका 5,000 क्या होगा, 40,000 में से 5,000 लेस हो जाएगा। लेस होने पर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज पर AS 21 इज। AS 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, मैंडेटरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स तैयार किया जाता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, तो वो वैकल्पिक है या अनिवार्य है, किस तरह की कंपनीज के लिए अनिवार्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो ये तैयार किया जाता है वो जो लिस्टेड कंपनीज होती है, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज के लिए अनिवार्य होता है। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो ये आता है कि जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो है क्या, तो कुछ इस तरह की कंपनीज होती हैं उनकी अपनी सब्सिडरी कंपनी भी होती हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में, सहायक कंपनी जो होती हैं। तो जो पेरेंट कंपनी है और जो सब्सिडरी कंपनी है उन दोनों का मिला करके जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिससे कि सही स्थिति को दिखाया जा सके, वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कहलाते हैं। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, पूर्वदत्त वेतन खाता, बैंक अकाउंट, आहरण खाता, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, अदत्त किराया खाता, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। तो पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं ये बात कि पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, अगर किसी में भी प्रीपेड कोई भी अकाउंट है, आपको कोई भी एक्सपेंसेस हैं, अगर उस अकाउंट के आगे आपने आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लगा दिया, जैसे कि प्रीपेड सैलरी हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, तो वो क्या हो जाते हैं, सब पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए और सी ये दोनों तो हैं ही, और ड्राइंग अकाउंट भी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट ही होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट। अदत्त व्यय को चिट्ठे में दिखाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभानी खाते में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो अदत्त व्यय होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम कहाँ दिखाते हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं क्या है, वो लायबिलिटी है। कहाँ दिखाया जाएगा, जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसके लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको
चुका देने थे, पे कर देने थे, लेकिन अभी तक आपने नहीं किए हैं तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाते हैं। और उसको वो एक लायबिलिटी की ट्रांसमिट किया जाएगा उसे, इसलिए हम अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएक्सपायर्ड डिडक्शन ऑन बिल डिस्काउंटेड इज, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है। एन आइटम ऑफ इनकम आय की एक मद है, लायबिलिटी एक दायित्व है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पेशगी में प्राप्त आय है, और आउटस्टैंडिंग इनकम बकाया आय है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनएक्सपायर्ड यानी कि असमाप्त, कोई ऐसे डिडक्शन है जो असमाप्त है भुनाए गए बिलों पर, बिल्स डिस्काउंटेड पर आपकी अनएक्सपायर्ड डिडक्शन है, तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वो एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन ये आता है कि उसे हम किस तरह से दिखाते हैं, तो जो प्रोविजंस का आप कॉलम बनाएंगे उस कॉलम में ही उसको भी लिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिवली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज, वे प्रतिष्ठान जो पूर्ण रूप से केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्रबंधित और नियंत्रित होते हैं जाने जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनी सरकारी कंपनी के रूप में, पब्लिक एंटरप्राइजेज सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी संयुक्त इस्पात कंपनी के रूप में, प्राइवेट एंटरप्राइजेज निजी उपक्रमों के रूप में। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, ऐसे एंटरप्राइजेज यानी कि ऐसे उद्यम जो कि किसके द्वारा कंट्रोल या मैनेज होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या कहलाते हैं, किस तरह के होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हो जाएंगे पब्लिक एंटरप्राइजेज सार्वजनिक उपक्रम के रूप में। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, रेलवे है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज ये भी है कि गवर्नमेंट कंपनी भी ऑप्शन आपका दे रखा है, तो एक चीज का ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पर मेनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होना चाहिए था लिखा हुआ, पब्लिक एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कहते जाते हैं, या फिर इसे पीएसयू भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसे कहा जाता है उसे भी बोलते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो इसका ही एक प्रकार कह सकते हैं, काइंड होता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी जो होती हैं, कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जिसके 51% शेयर जो होंगे, 50% से ज्यादा शेयर जो होंगे वो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मिला करके उनके पास होते हैं, तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। बाकी के शेयर्स जो है वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो पीएसयूज होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट होते हैं, कि जैसे रेलवे है या सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट आपके स्कूल्स होते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक एंटरप्राइजेज आपका ज्यादा सही आंसर रहेगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्षद सीमाने में शामिल नहीं किया जाता। नेम क्लॉज नाम वाक्य है, जो रिस्ट्रिक्शन क्लॉज हिताधिकार वाक्य है, ऑब्जेक्ट क्लॉज उद्देश्य वाक्य है, लायबिलिटी क्लॉज दायित्व वाक्य है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि पार्षद सीमा नियम यानी कि एमओए जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, उसमें क्या शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा भी था। इसमें मेनली आपके 6 क्लॉज होते हैं। तो यहाँ पर जो क्लॉज की अगर हम बात कर रहे हैं, नेम क्लॉज भी होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी होता है और लायबिलिटी क्लॉज भी होता है। कौन सा दायित्व वाक्य भी रहेगा, कौन सा क्लॉज इसमें नहीं होता, जो आपका क्षेत्राधिकार वाक्य है ये नहीं होता है। तो ये 3 तो हो गए आप लोगों के, नेम, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। इसके अलावा कौन सा होता है, इसके अलावा जो हो जाएगा वो कैपिटल का होता है क्लॉज, पूंजी वाक्य जिसे कहा जाता है। इसके अलावा रजिस्टर्ड कार्यालय यानी कि कहाँ कंपनी रजिस्टर्ड कार्यालय है वो वाक्य होता है, और एक संज्ञेय पूंजी वाक्य होता है। तो ये आपके 6 क्लॉज हो जाते हैं। यहाँ पर जो नहीं शामिल है वो क्षेत्राधिकार वाक्य हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन, जो पार्षद अंतर नियम है किनके बीच संबंध स्थापित करता है। कंपनी एंड द गवर्नमेंट, कंपनी तथा सरकार के बीच, कंपनी एंड द आउटसाइडर्स, कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों के बीच, कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड मेंबर्स इंटर, कंपनी तथा इसके सदस्यों के एक कंपनी के सदस्यों में परस्पर आपस में, मतलब कि कंपनी और कंपनी के सदस्य जो होते हैं उनके बीच में। कंपनी एंड द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, कंपनी और कंपनियों के रजिस्ट्रार के बीच। तो किसके बीच रिलेशन को दिखाता है, क्योंकि आपको पहले ही मैं समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो किस तरह कंपनी को चलाया जाएगा, कंपनी के अंदर की जो चीजें होती हैं उनका क्या तरीके रहेंगे, क्या नियम उनके बारे में होते हैं वो बताता है, या उन सबका उल्लेख रहता है, उन सबके बारे में बताया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो किसके बीच हो जाता है, जो कंपनी और जो कंपनी के सदस्य होते हैं उनके बीच होता है कि किस तरह से कंपनी कार्य करेगी, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें मेनली क्या चीजें रहती हैं, तो कंपनी की जो कैपिटल है वो कितने टाइप्स की है, इसको कैसे कैसे बांटा गया है, या फिर जो
अंश होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनको कैसे सेल किया जाएगा, क्या कमीशन होगा, के साथ वो ट्रांसफरेबल होंगे या फिर उनको अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्टेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। एक आंसर है ऑप्शन सी। अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो जो आपके 6 वाक्य या 6 कॉज दे रखे होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्रेशन में, उसका ही एक्सप्लेनेशन या उससे रिलेटेड क्या नियम और कानून होंगे वही आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद द लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी। इनमें से एक कथन कंपनी सचिव की देनदारी से जुड़ा हुआ नहीं है। ही इज लायबल फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वह न्यास भंग के लिए देनदार होता है। ही इज लायबल फॉर विलफुल मिसकंडक्ट, वह जानबूझकर दुराचरण के लिए देनदार होता है। ही इज लायबल फॉर द रिपुटेशनल लॉस ऑफ द कंपनी, वह कंपनी को हुई आर्थिक हानि के लिए देनदार होता है। He is liable for any act done on behalf of the company when he discharges his responsibilities diligently. वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन यत्नपूर्वक करने पर कंपनी की ओर से किए गए किसी भी कृत्य के लिए देनदार होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी सचिव देनदारी से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें से कोई एक जो है वो लायबिलिटी नहीं बनती है जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसकी। कौन सी लायबिलिटी है? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपका दे रखा है कि वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन यत्नपूर्वक करने पर कंपनी की ओर से, यानी कि वो सही ढंग से अपने कार्यों को कर रहा है, फिर भी कंपनी की ओर से कोई काम किया जा रहा है जो कि गलत है, तो इसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कंपनी की ओर से उसके संचालक जो होते हैं वो करते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, अगर उनके द्वारा कोई किया गया जिसमें कि वो पाए गए हैं अपने दोषी पूरी तरह से, तो उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो उत्तरदायी नहीं होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज आपका प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट 8 जो है वो हम पढ़ेंगे कि उसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।